आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम विद अरियन पर। मैं आलोक शर्मा, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक नई सीरीज़ जो कि है ईडियम्स। और मैं अगर ईडियम्स की मैं बात करूं बच्चे, अभी तक के सबसे लेटेस्ट अगर ईडियम्स की मैं बात करूं, मतलब इससे लेटेस्ट अभी तक कोई एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है और उसके ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने अवेलेबल हैं अभी तक। मतलब ये तो आपको बुक फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में कहीं भी नहीं मिले होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सीजीएल में ये आपके आए थे क्वेश्चन और उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं और याद करने की उन्हें हम लोग कोशिश करते हैं। तो होप सो मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ऑल्सो? तो बच्चों आपके कमेंट्स मुझे देखकर बता देना कि क्या कमी है, जिससे कि आपको कोई आगे से और किसके ऊपर वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं आपके ऊपर और अच्छी वीडियो के ऊपर काम कर सकता हूं। चलो आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे ईडियम्स का। और पहला क्वेश्चन है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? टेक योर टाइम, मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड और सोचिए और बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको इसमें बताता हूं। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है, इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका बताता हूं। जो लिली लिवर्ड है इसका मतलब होता है बच्चे कायर। क्या होता है? कायर। कावर्ड। क्या होता है? कावर्ड। अब ऑप्शन में तो कहीं कावर्ड है नहीं, ऑप्शन में कहीं कायर तो है नहीं, तो अब इसके लिए अब आप लगा सकते हो नॉट ब्रेव। क्या लगा सकते हो? तो नॉट ब्रेव। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो लिली का एक फ्लावर होता है, जैसा आप जानते हो लिली का मतलब फ्लावर होता है। इस फ्लावर की ये क्वालिटी होती है, ये रात में खिलता है और रात में ही मर जाता है। तो यानी कि रात में खिला रात में मर गया। तो इस तरीके से देखो, लिंक से अगर याद करोगे ईडियम्स तो बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। बाकी के अगर फूलों को आप देखो काफी दिनों तक खिले रहते हैं, लेकिन अगर लिली के फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो ये आज ही खिलता है और आज ही मर, मतलब कुछ घंटों का मेहमान होता है। तो एक तरीके से देखा जाए बहादुर नहीं है, जल्दी भग जाता है। तो इसका मतलब ये कैसा इंसान हो गया? कायर हो गया। कैसा हो गया? ये कायर हो गया। समझ में आ गया ये पॉइंट किस तरीके से आपको याद करना है? तो आज के बाद से कभी भी अगर लिली लिवर्ड अगर वर्ड आपके सामने आएगा तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, नॉट ब्रेव, कायर इंसान। समझ में आएगा? तो हो सकता है देखो कायर ऑप्शन में हो तो कावर्ड हो, तो कावर्ड नहीं है, बाकी सारे वर्ड आपको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बच्चे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब ये क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स। आप जल्दी से, मैं थोड़ा सा फ्रेम में से हट जाता हूं, आप देखकर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ इन नॉट। तो एक ईडियम्स है। अब देखो सेकंड जो तरीका आता है ईडियम्स का, सीख लो। इससे पहले वाले ईडियम्स में क्या था बच्चे? पहले वाला ईडियम्स क्या है? डायरेक्ट ईडियम्स आता है, डायरेक्ट आते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है? रटना है। आपको ऑप्शन याद होगा तुरंत टिक कर दोगे, याद नहीं है तो लगाते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो पूरा एक पैसे में, पूरा एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करा है। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। पूजा ने ट्राइड, कोशिश करी इस समस्या को समझाने की, एक्सप्लेन करने की, बट सून शी टाइड अप। अब ये कौन सा है? टाई अप इन नॉट्स। टाई अप इन नॉट्स ये एक ईडियम्स है। इसका मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। काय में पड़ जाना? उलझन में पड़ना। उलझन में पड़ना। तो पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ इन नॉट्स। यानी कि जैसी पूजा ने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करी तो उसने अपने आप को बड़ा उलझन में पाया। तो देखते हैं क्या है। बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शन एंड प्रोबेबली पनिश्ड। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। हाँ, उलझन में पड़ना, ये करेक्ट आंसर हम लोगों को दिखाई दे गया है। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, यहां से ही आपको अपना आंसर, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो और आप उसको नहीं कर पाते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग टाई अप इन नॉट्स।
नॉट्स, नॉट्स क्या होती है? गांठ। अब इसको याद कैसे कराता हूं मैं? नॉट्स, नॉट्स क्या होती है? गांठ बांधो, गांठ। तो गांठ को खोलने में यार कौन सी गांठ पहले खुलेगी, कहां से खुलेगी, कैसे खुलेगी, तो ये उलझन में पड़ गए आप। काय में पड़ गए आप? उलझन में पड़ गए आप। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से होगा। बताइए, दोनों याद हो गए, लिली, कायर। और टाई अप इन नॉट्स का मतलब उलझन में पड़ना, मतलब नॉट्स नहीं खुल पा रही हैं, टाई अप। तो या किस तरीके से मैं उलझन में पड़ गया, किस तरीके से गांठ बांधू जिससे कि ये गांठ ना खुले। तो बोथ आर करेक्ट। आप दोनों तरीके से इसका मीनिंग बता सकते हो। होप सो आप बिल्कुल समझ में आ गई होंगे दोनों इडियम्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट। देखिए जल्दी से और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। किक द बकेट, तो किक द बकेट इडियम्स होता है, इसका मतलब होता है बच्चे मर जाना, मर जाना। किक द बकेट, टू डाई, क्या हो जाएगा? टू डाई। टू किक द बकेट, टू डाई, टू किक द बकेट। अब याद कैसे रखेंगे इसको? टू किक द बकेट, बकेट मतलब बाल्टी, किक मतलब लात मारना। अब याद करने के लिए मैं इस तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान लीजिए जब किसी के घर में डेथ हो जाती है, डेड बॉडी रखी जाती है, हिंदू कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, तो घर से जब डेड बॉडी जाती है तो पूरा घर धोया जाता है, बकेट पानी भर के धोया जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं, जैसे पापा हैं, हम लोग हैं, जब घर से निकलते हैं तो एकदम घर से पीछे से बाल्टी लेके एकदम घर में पानी नहीं डाला जाता, थोड़ा सा आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट इसका वेट करा जाता है, क्योंकि एकदम घर के पीछे से एकदम कोई निकला तुरंत के तुरंत तुमने पानी फेंक दिया तो एक अपशगुन माना जाता है बड़े बूढ़ों के लिए, कि मतलब ये ऐसा तब करा जाता है जब कोई मर जाता है। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। याद करने का तरीका समझ में आ गया? ये कैसे इडियम बना होगा? टू किक द बकेट का मतलब, हमें देखो कैसे बना डजंट मैटर, हमारा काम है याद करना। लिली एक दिन में मर जाता, कायर है। टाई अप इन नॉट्स, नॉट्स को टाई अप कैसे करना है, बांधना कैसे, बड़ा उलझन में हूं सब, मुझसे नहीं मत पूछो, मतलब कंफ्यूज्ड हो। और तीसरा है किक द बकेट, बकेट का जब पानी फैलाया जाता है, इसका मतलब आप समझ में आ गया, जब किसी को ऐसा तब सिचुएशन बनती है जब कोई मर जाता है, तो इसका मीनिंग ही होता है मर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मिस द बोट, मिस द बोट। पहले देखने की कोशिश करिए, मैं आपको थोड़ा सा जगह हट जाता हूं फ्रेम में से, जिससे कि आप देख सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। मिस द बोट, मिस द बोट पहला है मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, का अच्छा अवसर खो देना। मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल, आपने एक अपना ट्रेवल का रास्ता खो दिया। मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, आपने अपनी लाइफ के गुड मोमेंट्स को खो दिया। बीइंग टू लेट, या बहुत ज्यादा लेट हो गई। ईडियम्स की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है मेरे बच्चों? ईडियम्स की खासियत ये होती है जो उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होगा, मतलब जो लिखा हुआ है मिस द बोट, बोट से मतलब यात्रा करी जाती है, जो इसमें यात्रा करने का जो ईडियम्स होगा वो इसका आंसर कभी भी टिक नहीं हो सकता है। तो मिस द बोट में क्या होता है? मीडियम ऑफ ट्रेवल, ये तो बिल्कुल सोचना ही मत कि ये ट्रेवल वाली बात कर सकता है। आपके लाइफ के कुछ गुड मोमेंट्स की बात कर रहा है? नहीं। बीइंग टू लेट नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर है मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर हमने टाइटैनिक मूवी हम सब लोगों ने देखी है, तो कुछ लोगों ने अपनी बोट को मिस कर दिया, कुछ लोगों ने अपनी बोट को मिस कर दिया, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो जिंदा बचने की अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को उन लोगों ने खो दिया था। यानी कि जब आपके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और आपने नहीं ली उसको, अब मैं अगर बात करूं जैसे कोई जॉब, अरे सर मैं इस जॉब को करूंगा, बेटा ले ले, डोंट मिस द बोट, मतलब ये एक अच्छा अवसर है, ले ले, एक्सटेंशन मिलता रहता है गवर्नमेंट जॉब में, ले लियो, फिर बाद में एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो मिस द बोट का मतलब होता है मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा अवसर आपने खो दिया जो आपको नहीं खोना चाहिए था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिस द बोट, अच्छा अवसर खो देना। क्लियर हुआ यहां तक की कहानी में? कोई दिक्कत है तो बिल्कुल खुल के बताइए, कैसा भी मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक जरूर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी रुककर इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको जरूर प्रेस कर दिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकते हैं।
अच्छी चीजें सीखने का कोई भी रास्ता हो सकता है। आपको समझ में बस ये देखना है कि आपको टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर आपका पढ़ाया हुआ तुरंत आप याद करा रहे हो, वॉकेब तो आप ऐसे याद करा रहे हो क्लास में, घर पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट करा था फर्स्ट क्लास में, मैं आपको सारी वॉकेबलरी आपको बिल्कुल क्लास में ही लर्न करा देता हूँ। सर आपको याद, मेरे को भी खुद पता चल जाता है कि अगर मुझसे कोई टीचर इस तरीके से बोले कि अगर मिस द इस तरीके से कहानी बनाकर, तो मुझे भी याद हो जाएगा। तो आपको जैसे कंपटीशन वाले बच्चों से इतना तो एक्सपेक्ट करा ही जाता है कि वो इतना खुद करे। तो मिस द बोट, अवसर खो देना, एक सुनहरा अवसर खो देना। ठीक है, एक अवसर खो देना, टू मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, टू बेल द कैट। अब ये इडियम बना कैसे था ये मैं आपको इसकी कहानी बता दूं। इसके पीछे एक छोटी सी एक कहानी है। मिस द बेल द कैट की कहानी क्या है सुनिए। बहुत सारे चूहे थे और वहां एक बिल्ली आ गई और बिल्ली सारे चूहों को एक एक करके खाने लगी। चूहों में बड़ी दहशत कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि सारे चूहे, मतलब इस तरीके से तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो पंचायत बैठी, सारे चूहे इकट्ठे हुए, बड़े बड़े चूहे इकट्ठे हुए और सभी चूहों ने एक बड़े अच्छा एक विचार रखा सबके सामने कि भाई ऐसा करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। बिल्ली के गले में क्या कर दो, घंटी बांध दो। जैसी घंटी की आवाज बजा करेगी सारे चूहे अलर्ट हो जाया करेंगे और भग जाया करेंगे और बिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा। सबको आइडिया बड़ा पसंद आया, बिल्कुल यार सही कह रहे हैं, बिल्कुल पंचायत का फैसला ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन यहां अराइज हुआ कि इस जोखिम को, गले में घंटी बांधने का जोखिम उठाएगा कौन? क्योंकि जो जाएगा पास में उसको बिल्ली खा जाएगी। तो ऐसा अफसर, मतलब इस जोखिम भरे काम को करेगा कौन? तो ऐसे जोखिम भरे काम को करेगा कौन? तो टू फीड पेट्स, ये इसका आंसर नहीं हो रहा। टू प्ले विथ किड्स, ये नहीं हो सकता। टू लव किड्स कैट्स नहीं हो सकता। टू फेस रिस्क, इस खतरे का सामना करेगा कौन? जोखिम कौन मोल लेगा? खतरे को कौन उठाएगा? खतरा या खतरे को उठाना? कहानी समझ में आ गई? तो ज्ञान सब दे देते हैं, ज्ञान सब दे देते हैं, लेकिन उसको जाकर करेगा कौन, ये सबसे मेन बात होती है। हु विल बेल द कैट, ये तो जगह जगह पर आप एक दो बार बोलोगे। तो अब आपको ये मैंने ईडियम्स ऐसे याद करा दिया है, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। और जो बच्चे अभी थोड़ा सा लेट आए, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं सीजीएल के, उसके ये ईडियम्स मैंने आपके सामने उठाए हैं और जिससे मैं आपको याद कराता जा रहा हूं। तो आपको तरीका भी पता चल जाएगा कि लैंग्वेज किस तरीके से आती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमारे सामने हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस की बात कर रहा है। देखिए, और इसका मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। शार्प प्रैक्टिस, डिसऑनेस्टली, फ्रिक्वेंटली, ब्रीफली और नियर बाय। शार्प प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस तो अभ्यास होता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास होता है। लेकिन शार्प लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बेईमानी। क्या मतलब होता है? शार्प प्रैक्टिस, बेईमानी। हिंदी देख लेना बेटा, बेईमानी, बेईमानी। तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली हो नहीं सकता, ब्रीफली हो नहीं सकता, नियर बाई हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, लेकिन शार्प प्रैक्टिस अपना रहा है। सर ये मतलब अभ्यास में भी शार्प प्रैक्टिस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बड़ा बेईमानी से काम कर रहे हो, शार्प प्रैक्टिस अपना रहे हो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग शार्प प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। और मैं प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी आपको बता दूं, जैसे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, देखो दो स्पेलिंग होती हैं, एक होता है सी और एक होता है एस। सर दोनों हमने लिखी देखी हैं, क्या दोनों सही हैं? बिल्कुल दोनों सही हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो फर्क क्या है? ये नाउन होता है सी और एस वाला वर्ड हमेशा होता है वर्ब, यानी कि इसका मतलब होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। और इस वर्ड का मतलब होता है अभ्यास करना। क्या होता है? अभ्यास करना।
ऐसे ही होता है एडवाइस, सीई और एसी। जब अभी हम लोग नाउन टॉपिक को पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग सीखेंगे सी और एस। सी नाउन है और एस वर्ब है। जहां भी दो स्पेलिंग में सी और एस है, प्रैक्टिस में होता है, एडवाइस में होता है, डिवाइस में होता है, कई सारी स्पेलिंग ऐसी हैं। तो शार्प प्रैक्टिस, अगर कभी ये वर्ड अंडरलाइन होकर आ जाए और आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो कि ये नाउन है। तो फिर शार्प क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ईडियम से, ये तो ग्रामर वाला बीच में आ गया, तो बेईमानी होता है, क्या हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। क्लियर हुआ बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं मूव। अब देखो, एक ये ईडियम्स बड़ा अलग तरीके से आया आपके सामने। ये आपको एक पैटर्न पता चलना चाहिए। देखो प्रैक्टिस से ये पता चल जाता है कि एग्जाम में आखिर पैटर्न दे क्या रहा है। बच्चा क्या करता है, ईडियम्स याद कर रहा है, बच्चा ईडियम्स याद कर रहा है और ईडियम्स का शार्प प्रैक्टिस का बेईमानी पूछा। अब इसमें क्या हुआ है, वेनिला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी कि ये इन चार ईडियम में से किसी एक ईडियम्स का ये मतलब है। ये चार ईडियम में से किसी एक ईडियम का ये मतलब है, यानी कि चार ईडियम्स ABCD दिए हैं। ऊपर पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई साहब ये मैं एक एक्सप्लेनेशन करके बताओ, अब इनमें से बताओ कि ये कौन से ईडियम्स का मतलब होना चाहिए। कि मेक अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी कैसे ना जैसी करनी वैसी बननी, अपनी परेशानियों को खुद सामना करना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, परेशानी मोल लेना। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। और अ स्टोम इन अ टी कप का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को इतना तूफान लाके खड़ा कर दिया, चाय के ऊपर इतना तूफान लाके खड़ा कर दिया। बताओ यार क्या समझा इस आदमी को। तो इसी को बोला जाता है स्टोम इन अ टी कप, बात का बतंगड़ बना देना। तो मेक अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ये वाले इस ईडियम्स का मतलब होता है छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर देना जिससे कि उसको कोई वो ना हो कि यार बात का बतंगड़। आपने देखा होगा कभी भी दंगे हो जाते हैं, किसी भी कास्ट के में दंगे हो, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी दंगे हो, और अगर उसका बात का कंक्लूजन देखोगे ना तो इतने छोटा सा बात निकल कर आती है कि यार ये दंगे वाली बात थी, कोई कितने बड़े दंगे हो गई कि उन्होंने ये झंडा क्यों लगा दिया, वो झंडा क्यों लगा दिया, ये यहां पर क्यों आ गया, ये जानवर वहां क्यों चला गया। तो अपनी मेडिसिन का मतलब टेस्ट लेना, जैसा आप कर रहे हो भैया वैसा भुगतोगे आप। और बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत आदमी को आप लोग क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, नमक जले पे नमक छिड़क रहे हो, कोई एक तो चीज खराब है उसको और परेशान कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारा, टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हार्ड हैंड आउट द जॉब। देखिए टुडेज द कंट्रीज नेशनलिस्ट, जो आज के जो कंट्रीज के नेशनलिस्ट हैं, रूल द रूस्ट, ये ईडियम्स है, रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपने कंट्रोल में करके चलना। रूल द रूल मतलब शासन, रूल मतलब शासन, इसी से याद हो जाएगा, कोई रटने की आपको जरूरत नहीं है। तो टू बी इन चार्ज, टू बी इन प्रेजुडिस, टू सेव अ क्रिमिनल, टू एक्सप्लॉइट समवन। तो शासन से ये हो नहीं सकता। एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना किसी का, क्या होता है, शोषण करना, हो नहीं सकता। क्रिमिनल को बचाना, प्रेजुडिक्स होता है पक्षपात, क्या होता है, पक्षपात। तो टू बी इन चार्ज, किसी पे मतलब जब आप शासन करोगे तभी तो आप कंट्रोल चार्ज में रखोगे सभी चीजों को। तो टुडेज द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट मतलब बांटना। तो जो आजकल नेशनलिस्ट हैं वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में करके चलते हैं और फिर वो उन चीजों को अपने फायदे के अकॉर्डिंग बांटते हैं।
समझ में आ रही हैं चीज़ें? अच्छी तरह समझ में आ रहा है? बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरीके से उसको अवेयर कर सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में मूव करता हूं बच्चे। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। अब ये बनता कैसे है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ? अब आपकी क्लास में मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में, मतलब गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन है आपकी क्लास में। अब क्या करा, जब ऐसा मेरी क्लास में है तो आता है तो हाथ भी मिलाना पड़ता है, हाय हेलो भी करनी पड़ती है, लेकिन सर मैं ऐसे लड़कों से ना आर्म्स लेंथ, मतलब एक हाथ की दूरी बना के चलता हूं। जब हमें प्रेयर में खड़े करते तो एक हाथ ऐसे नापते ना, एक हाथ की दूरी बनाकर खड़े हो जाओ। तो आर्म्स लेंथ का मतलब ये ही होता है, आर्म्स लेंथ का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करते, भैया तू अपने घर जा और मैं अपने घर पर हूं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, जिससे मेरे पीछे से ऑप्शन आपके सामने छुप रहे होंगे। अब बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन क्लियर होंगे। देख के बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। तो अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन ये होना चाहिए, अवॉइड प्लेइंग विद समवन ये होना चाहिए, बीइंग समवन्स एनिमी किसी के दुश्मन बन जाओ ये होना चाहिए, अवॉइड बिकमिंग बिटर विद समवन ये होना चाहिए। किसी से दोस्ती नहीं रखनी है, किसी से दोस्ती नहीं रखनी है तो उचित दूरी बनाकर रखना, उचित दूरी बनाना। लेकिन याद रखना दोस्ती के सेंस में आता है, ये वाला जो उचित दूरी बनाने वाला वर्ड है, ये जो आता है ये हमारा किस सेंस में आता है, दूरी बनाने के। तो आर्म्स लेंथ, तो सर मैं अपने बुरे दोस्तों से, मतलब जो दोस्त क्या बोले, मतलब जो क्लासमेट्स हैं, अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन, जब आप किसी से फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करते हो तो इसका मतलब आप उनसे क्या रखते हो, आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एक हाथ की दूरी उनसे बनाकर मैं चलता हूं, एक हाथ की दूरी उनसे बनाकर मैं चलता हूं। होप सो क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, स्क्रैप द बैरल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हट जाता हूं जिससे कि आपको दिख जाए पूरा फ्रेम में। स्क्रैप द बैरल, देखो स्क्रैप द बैरल क्या होता है बच्चे। कुछ ईडियम्स देखो आप लग रहे होंगे ना आपको पढ़ने के बाद, हाँ सर ये सुने हुए थे। जैसे अब अगर आपको मैं बात करूं इसमें से, कीप समवन आर्म्स लेंथ ये बहुत कॉमन है, रूल द रूस्ट बहुत कॉमन है, ये भी कॉमन है। लेकिन तरीके आपको शार्प प्रैक्टिस, या मतलब आपको तरीके अलग अलग पता चल रहे होंगे कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कुछ ढूंढने की कोशिश करना, फाइंडिंग समथिंग किसी चीज को छुपाने की कोशिश करना, यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि सारे एफर्ट्स को कर लेना, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेस। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ये होता है, टू बी फोर्स, जब आपको मजबूर किया जाए, टू यूज वंस लास्ट, अपना सबसे आखिरी और जो आपका वीकेस्ट रिसोर्सेस है उसको इस्तेमाल करना। भाई साहब कहते हैं ना अब ये काम तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरा सबसे आखिरी, कहते हैं ना खोटा सिक्का, क्या कह सकते हैं, खोटा सिक्का, ये खोटा सिक्का चला के देखता हूं, शायद ये मेरा यहां पर कोई ना कोई काम कर जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। आप मतलब जब आप सामने इतना आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि अपना आपको लास्ट पत्ता और जो आपका सबसे कमजोर पत्ता है, जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी खेलते में सबसे चलो मजबूत आदमी को पहले भेजा जाता है, सबसे वीक को बोलता तुझे तो हारना ही हारना है, लेकिन अब आखिरी में बचा है भाई साहब तुझे ही अब जाना पड़ेगा, तो टू फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीक रिसोर्सेस। तो स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल को बोला जाता है जब आदमी को मजबूर करा जाए अपने लास्ट पत्ते को खोलने के लिए या उसको रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। समझ में आई, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। डाइम अ डजन, देखिए काफी बड़ा ऑप्शन है, डाइम अ डजन काफी लेकिन कॉमन है आप लोगों के लिए, मैं बिल्कुल हट जाता हूं ऑप्शन उसमें से। डाइम अ डजन पूछ रहा है डायरेक्ट आपसे। डाइम अ डजन का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉमन, वेरी कॉमन होता है, वेरी
कॉमन, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा है आप देखिए, वेरी कॉमन में, हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस। उसके आइडियाज इतने कॉमन थे कि उसने बॉस को इंप्रेस नहीं करा। देखते हैं, हो सकता है। द कंसर्ट टिकट्स वर अ डाइम अ डजन एंड सोल्ड आउट द क्विकली। इतनी कॉमन थी कि जल्दी बिक गई। तो बेटा ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि अगर कंसर्ट की टिकट जल्दी तब बिकती है जब वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कॉमन होता है ना। तो ये वाला तो नहीं लग रहा। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स दैट वर अ डाइम अ डजन, के मतलब इतने डिलीशियस डेजर्ट थे कि वो जल्दी जल्दी सोल्ड हो गई। ठीक है, तो इतने कॉमन है, ये भी नहीं हो सकता। द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ डजन। तो बेटा जब रेयर हैं तो वो डाइम अ डजन तो ज्यादा थोड़े हो ही नहीं सकते। यानी कि जो करेक्ट है वो आपका पहला बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। क्या कह रहा है, उसके आइडिया, उसके विचार इतने कॉमन थे, इतने ज्यादा कॉमन थे कि उसने बॉस को इंप्रेस नहीं करा। यानी कि अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मैं भी अगर वही घिसी पिटी सी बात कर रहा हूं तो मेरे आइडियाज इतने ज्यादा कॉमन हो जाएंगे आपके लिए कि वो आपको बिल्कुल भी अपनी ओर लुभाएंगे नहीं। सर आपके आइडियाज भी बिल्कुल कॉमन है, वेरी कॉमन है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या देखना है तो एक बार देख लीजिए जल्दी से ऑप्शन में क्या क्या हो सकते हैं। देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करता हूं बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, 12 क्या है, डू नॉट बीट अबाउट द बुश व्हेन यू हैव एनीथिंग टू से। ये एक बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है ईडीएमसी वाला, बीट अबाउट द बुश। ये वाला जो ईडीएम्स है इसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ये होता है बीट अबाउट द बुश। तो होता क्या है बीट अबाउट द बुश, बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बीट अबाउट द बुश में क्या होता है, ये खरगोश के अटैक से बनाई है वाला इडियम। ये जब रैबिट को मारते हैं, जब रैबिट को मारते हैं, जब रैबिट को मारते हैं तो इसके सिर पे डंडा मारते हैं। रैबिट को गोली फोली से नहीं मारा जाता, नहीं पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। तो रैबिट को जाता जब मांस फांस खाने के लिए जो जंगल में जाते हैं तो रैबिट का ज्यादातर मांस, जंगली रैबिट का मांस खाना लोग वह पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें गोली मारेंगे तो गोली से पूरी बॉडी में मांस में इसका जहर फैल जाएगा। तो इसको डंडे से मारा जाता है। अब क्या है, रैबिट जब छुप के झाड़ियों के बीच में बैठ जाता है तो उसे क्या लगता है मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, तो तुरंत वहां पे जाते हैं, डंडा मारते हैं, झाड़ियों में मर जाता है वो। अब क्या कह रहा है, टू बीट अबाउट द बुश। सबको पता है कि झाड़ियों में जाकर रैबिट बैठा है और तुम डंडा मार रहे हो यहां पर, यहां पर, यहां पर, सीधे सीधे मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है। यानी कि इसको अब इस इडियम्स का मतलब यह होता है जब आप सीधे सीधे मुद्दे पर बात ना कर कर इधर उधर घुमा फिरा कर बात को करते हो तो उसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश। तो डू नॉट बीट अबाउट द बुश व्हेन यू हैव, जब तुम्हें सीधा सीधे सीधे कहो। टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, टू शिफ्ट ब्लेम टू अदर्स नहीं हो सकता, टू आर्ग्यू किसी से कुतर्क करना नहीं हो सकता, टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। हमेशा अवॉइड करना एक डेफिनेट आंसर देने के लिए, मतलब आप सीधे सीधे आंसर नहीं दोगे, बस बातों को इधर उधर घुमाते रहोगे, उसको बोला जाता है बीट अबाउट द बुश। होप सो बिल्कुल आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी बिल्कुल। अगला है बैक अगेंस्ट द वॉल। हट जाता हूं ऑप्शन में से, काफी सारे ऑप्शन हैं, क्या हो जाना चाहिए बताइए। बैक अगेंस्ट द वॉल, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। होता क्या है, बी एन इजी सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट सिचुएशन, इजी सिचुएशन, ये अलग अलग है ना। बी इन रिलेशनशिप विच वंस वांट्स टू एस्केप, एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां से वो बचना चाहता है। फ्रॉम वेयर एस्केप, यानी कि देखो बच्चे एक बात तो क्लियर हो गई, सब में लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर एस्केप, एस्केप एस्केप एस्केप। यानी कि इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि बच के निकलना तो है, ये तो कंफर्म है बच के निकलना। अब कहां से बच के निकलना, ये इन चारों में से एक में से ढूंढना होगा, क्योंकि देखो एस्केप तो सब में है। तो इसी सिचुएशन में से है बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी कि जो मेरी बैक है, जो मेरी बैक है अगेंस्ट द वॉल, उससे टच हो रही है,
सामने से कोई आ रहा है तो मतलब सर आप एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो कि अब ना तो पीछे जा सकता, ना इधर जा सकता, ना इधर जा सकता, यानी कि अब मैं बिल्कुल कठिन समस्या में आकर फंस चुका हूं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए इस वर्ड का यूज होता है। तो बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। जब आप एक कठिन समस्या में होते हैं, जब आप एक कठिन समस्या में होते हैं, कठिन समस्या में से बच के निकलना उसको बोलते हैं। तो बैक अगेंस्ट द वॉल, जब मेरी बैक वॉल से अगेंस्ट, अब पीछे हटते जा रहे हो, वॉल आ गई, अब पीछे जा नहीं सकता, यानी कि अब कहाँ जाऊं, अभी तक तो पीछे जा रहा था, लेकिन जब पीछे नहीं जा पा रहा हूं तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन आपके सामने एलिमिनेट हो चुके हैं, मुझे मेरा आंसर मिल गया है। याद कर पा रहा हूं बच्चों, अगर आपको होप्स हो, जो ईडियम नए हैं, पुराने सब बच्चों को याद होते हैं, नए ईडियम्स को मैं आपको याद करा पा रहा हूं कि नहीं करा पा रहा हूं, जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बार अपना जवाब दीजिए। कमेंट करिए बच्चों जल्दी से, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि यही होता है आप लोगों का प्यार का एक तरीका दिखाने का, कि आप बस लाइक देखकर हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि इतने लोगों ने इस वीडियो को लाइक करा है और शेयर करा है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिएगा इसको, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए बच्चे, अगला वर्ड क्या है हमारे सामने, देखते हैं। प्राइम द पंप, देख के बताइए। चलिए थोड़ा सा हट जाता हूं, मैं आपको टाइम दे देता हूं देखने का। प्राइम द पंप। अब देखो पंप क्या होता है, गैस, वो पंपिंग होती है, गैस मतलब जो हवा भरने वाली जो पंपिंग मशीन होती है उसको भी बोलते हैं पंप। टू प्राइम द पंप, ये ऐसी ईडियम्स को बताने के लिए जब किसी को आप ग्रोथ करने के लिए एनकरेज करते हो और एक्शन करने के लिए, किसी को विकास करने के लिए, एक्शन करने के लिए एनकरेज करते हो, तो बोलते हैं प्राइम द पंप। तो जैसे हम लोग आपको एनकरेज करते रहते हैं कि बेटा देख गवर्नमेंट जॉब के ये फायदे होते हैं, ये होता है। अब तो खैर आप लोग भी इतने बड़े हो चुके हो, जैसे आप भी अपने पड़ोसियों का, भाइयों का, दोस्तों का एक रुतबा देखते हो कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद इंडिया में आज भी वो स्टेटस किसी को नहीं मिला जो एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिला है। आप भी अपनी सिस्टर के लिए कोई लड़का देखते हो, या आपके भैया के लिए भी कोई लड़की देखी जाती है, तो सबसे पहले लड़की वाले आकर क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी वाला लड़का दिलवा दो और पैसा बोलो, जितना दहेज चाहिए उतना ले लो। तो इसका मतलब हम इससे मोटिवेट होते हैं, इसका मतलब इंडिया में आज भी ये चीज़ बहुत बड़ी है गवर्नमेंट जॉब। तो मैं आपको इस तरीके से मोटिवेट बात करके मैं आपको पंप कर रहा हूँ, कि आपको इंकरेज कर रहा हूँ कुछ अच्छा काम करने के लिए, कि आपकी ग्रोथ करने के लिए, कि आपके अंदर से कुछ अच्छा निकल कर आए। तो टू प्राइम द पंप, क्लियर हुआ? टू एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेड आयरन, बेड आयरन, बेड आयरन बिल्कुल इजी होना चाहिए। बताइए क्या जाना चाहिए? बेड आयरन, नो स्टीम, नॉट हॉट, बैड लक, बैड बिहेवियर। अब ऊपर के देखो, अब ये तो कंफर्म हो गया कि आप ऊपर के इतना तो श्योर है कि ये दो तो नहीं होने चाहिए थे। अब या तो आंसर 3 है या आंसर 4 है। ये एक तरीका होता है चेक करने के, तो कौन से ऑप्शन तो मुझे चेक ही नहीं करने हैं। तो बैड आयरन का मतलब होता है बच्चे बैड लक। क्या होता है? बैड लक। जब आपका लक बड़ा, कहते नहीं यार क्या लक है यार, जिस कंप्यूटर पे बैठ रहा हूं, एग्जाम देने गई, पहले गाड़ी पंक्चर हो गई, पहुंचे किसी भी तरीके से, कंप्यूटर जिस पे बैठाया वो कंप्यूटर हैंग हो गया, फिर मुझे दूसरे पे बैठाया, उस पे उसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। क्या है यार, बिल्कुल बैड आयरन है आज। मतलब बैड आयरन का मतलब बैड लक। मतलब कभी कभी दिन ऐसा होता है कि जो काम करने निकल रहे हैं, यार आज सुबह मेरे साथ कितना बुरा हो गया, कितना बुरा हो गया। तो बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। क्या बोलते हैं उसको? बैड लक। लेकिन किसी से बैड लक की जगह हम लोग अपने अगर कॉमन वर्ड में अगर यूज करें तो हार्ड लक बोला जाता है। आप क्रिकेट देखना तो हार्ड लक फॉर टुडे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड कप का फाइनल में हार गई जो भी टीम हारी, तो उनसे कहने हैं इट्स यू बैड लक टुडे। नहीं, बैड लक क्यों? मैं फाइनल खेल रहा हूं, 12 टीम में से 10 टीम रह गई, 10 में से भी मैं दूसरे नंबर का हूं, तो मेरा बैड लक है? नहीं, आज के दिन मेरा जो अच्छा नहीं था, तो ये मेरा हार्ड लक है। क्या है? मेरा हार्ड लक है। तो बैड लक को हम लोग अपनी भाषा में हार्ड लक भी बोलते हैं। तो बैड लक इज द करेक्ट आंसर। होप सो बच्चे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है बिल्कुल आपको चीजें। तो 15 इडियम्स बिल्कुल आप जब अगर वीडियो को देखोगे ना, लिखते जा रहे तो आपको एक एक चीज आपको रट गई होंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर
टीथ। देखिए जल्दी से और कमेंट करके मुझे बताइए इसका आपका आंसर ए बी सी डी में से क्या जाना चाहिए, 1 2 3 4 में से क्या जाना चाहिए। बाय द स्किन ऑफ टीथ, स्किन और काय की स्किन की बात कर रहा है, टीथ दांतों की स्किन, बिल्कुल बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से जिसे बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म अंतर। तो कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री नहीं हो सकता, काइंड टूवर्ड्स द वीक नहीं हो सकता, डिटरमाइंड टू स्ट्राइक नहीं हो सकता, जस्ट बियरली, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बहुत कम अंतर से, बड़ी मुश्किल से। तो कितने अंतर से आ रहे, अरे यार एक दांत की स्किन मान ले यार, बस इतने अंतर से मैं हारा हूं। तो इसी को बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। क्लियर हुआ बच्चे, यहां तक समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए अगले वर्ड पे मूव करें बच्चे। अगला वर्ड क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके कैसा मीनिंग होना चाहिए। ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स, किसी को केवल अच्छे समय में असिस्ट करना। होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, वीक एंड लोनली। तो थिक एंड थिन दोनों वर्ड की बात कर रहा है, थिक एंड थिन। तो इसको बोलते हैं इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स। दोनों तरीके के समय जो होता है, जब दोनों तरीके थुक मतलब अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में। तो मेरे अच्छे टाइम में, मेरे ये गुड थिक एंड थिन टाइम में, दोनों में था। तो एक अच्छे और बुरे समय के लिए इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स। समझ में आ रही हैं चीजें, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो थ्रू थिक एंड थिन को बोलते हैं अच्छे और बुरे समय के लिए। चलिए बच्चे अगले वर्ड पे देखते हैं क्या है। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए थोड़ा सा मैं कमेंट में से मतलब उसमें से हटता हूं और चलो पानी पी लेता हूं जब तक आप करिए। देखा, तो देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता क्या है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बच्चे उस चीज को बोलते हैं हम लोग, ब्लेसिंग होता है वरदान, डिस्गाइज होता है छुपे हुए, मतलब भेष बदल कर आना, भेष बदलना, डिस्गाइज भेष बदलना, भेष बदलना। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब इसको अगर मैं बात करूं आपसे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता क्या है। तो कोरोना आया, कोरोना में सब लोगों को लगने लगा यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ लोगों का नुकसान। लेकिन ये कुछ लोगों को घाटे में भी फायदा देकर गया, जैसे केमिस्ट वाले उनकी बल्ले बल्ले हो गई, जनरल स्टोर वाले जो मतलब जनरल खाने पीने की जो दुकानें होती हैं उनकी मजे आ गए, डेयरी वालों के मजे आ गए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जिनमें आदमी ने, अगर आटा, जैसे आटे की बात करें तो आटा जैसे किसी घर में अगर 20 किलो यूज़ हो रहा तो उसने 100 किलो भर के रख दिया किसी घर में, तो मतलब 100 किलो का मतलब, तो उससे तो दुकानदार ने, और रेट टू रेट नहीं मिला था, महंगा आपको बेचा गया था, और पता नहीं कब खुलेगा लॉकडाउन, क्या होगा। तो इसी को बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब आपको ये फायदे का मौका, मतलब आपको भेष बदल कर आया, लेकिन यार मजा दे गया, मेरे को तो फायदा मिलकर चला गया। हैज़ अ गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्स वुड बी बैड। तो मुझे तो इसमें पूरी लाइन मैच हो गई कि शुरू में तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ बुरी होगी, लेकिन आखिरी में वो आपके लिए बड़े फायदेमंद होकर निकल जाए। शुरू में बुरा होना, लेकिन वो आखिरी में आपके लिए अगर अच्छा साबित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो किसी की भी, अगर शुरू में आपको लगता है कि ये चीज़ बुरी है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ अगर आपको आखिरी में फ़ायदा दे जाए तो उसी को बोलेंगे इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरे लिए तो वो चीज़ एक कैसे आई थी, वरदान बन के आई थी, भेष बदल कर, जो मुझे बुरी लग रही थी लेकिन वो अच्छे वाली उसमें सेंस निकल कर आ गया।
क्लियर हुआ यहां तक? तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है शुरू में कुछ चीज बुरी लगना लेकिन बाद में वो चीज अच्छी होकर आ जाना। व्हेन अ सिंपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हैव अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन सिचुएशन और अ थिंग, व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। नहीं, हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबडीज। बिल्कुल बताइए, अच्छाई की इडियम से फॉलिंग, फॉल फाउल ऑफ होता है। हाँ जी, जो इडियम्स है वो है फॉल फाउल। इसका मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा करना। जब आप झगड़ा करते हो, हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, क्या उसकी बुद्धि खराब हो गई है? ही इज फेलिंग फाउल ऑफ एवरीबडी। जब देखो, जब किसी से झगड़ा करता रहता है, क्या उसकी बुद्धि खराब, बोलते नहीं हम पापा गुस्से में, क्या बुद्धि खराब हो गई? जब देखो, जब किसी से भी झगड़ा करने बैठ जाता है तो क्वाइट पजल्ड विद, नहीं, मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, नहीं, हैविंग अ एमिकेबल टॉक। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ये आपको देखो सिनोनिम्स कहते हैं ना बच्चे, सिनोनिम्स का क्या काम है? सिनोनिम्स का ऐसे काम पड़ जाता है। अगर आपको इसका वर्ड नहीं मालूम है तो आप परेशान रहोगे। क्वेरलिंग विद, झगड़ा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने मैच कर चुका है। तो फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा करना। क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया? तो फाउल गलत रास्ता, झगड़ा क्या है? अच्छा तो है नहीं। तो फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करना। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। किसी के ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई गिर पड़ा, आप उससे झगड़ा कर रहे हो, आप किसी ऊपर गिर पड़े तो आप उससे झगड़ा कर रहे हो। तो कैसे भी इसको याद कर सकते हैं इजीली। अगला है टू बी इन टू माइंड्स। ये तो बता दोगे, ये तो आप बता दोगे क्या होगा टू बी इन टू माइंड्स। हट जाता हूं फ्रेम में से जिससे कि आपको दिख जाए। टू माइंड्स का मतलब होता है, जो आप लोग मोस्टली बच्चे रहते हैं, टू माइंड्स, ये करें, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहां पढ़ना चाहिए, इस चैनल में पढ़ना चाहिए, उस चैनल में पढ़ना चाहिए। नहीं, आपको देखिए, आप जहां पढ़ रहे हो वो टीचर आपको समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, इससे आप कुछ चीजें जज करा करो। आपको ना फिल्टर करना जिस दिन आ गया यूट्यूब की वीडियो, आप उस दिन बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कौन से टीचर से मुझे पढ़ना है और कौन से टीचर से नहीं पढ़ना है। हम कोई ऐसा डेटा तो दे नहीं रहे कि ये डेटा गलत है, वो डेटा वहां से मैच करना पड़ेगा, वहां से डेटा मैच करना पड़ेगा। नहीं, सारे डेटा आप लोग इजीली मैच कर सकते हो। तो आप लोग क्या करना है इसके लिए, तो हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज को पढ़ाने का होता है टीचर का एक्सपीरियंस बोलता है, टीचर का एक्सपीरियंस बोलता है। हम ही अगर कोई इडियम्स टिक लगवाने में, लिटरली बता रहा हूं आपकी, मैं 1 घंटे की क्लास में कम से कम 500 इडियम्स पर टिक करवा दूं। बेटा देख, पहले का सी, इसका मतलब ये होता है, दूसरे का ये, भले मैं आपको करा रहा हूं 20, 25, 30, 35 जितने भी इडियम्स करा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको सारे इडियम्स याद चलते होते जा रहे हैं। तो टू माइंड्स में मैं आपको नहीं रखता, भले कम पढ़ो लेकिन ऐसा तो पढ़ो कि सब मेरा, आपका जो 40, 45, 50 मिनट आपने मेरे लिए, तो मुझे आपने उसका क्या दिया 45 मिनट का, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने आप लेकर बैठ जाओ, आप नहीं कर पाओगे याद। तो टू बी डोमिनेट बाय समवन नहीं होगा, टू वर्क ऑन समबडीज एडवाइस नहीं हो सकता, टू बी इन क्रिटिकल स्टेट और टू बी इन अनसर्टेन। देखो 2 ऑप्शन है, फंस गए। क्रिटिकल स्टेट में नहीं हूं मैं। क्रिटिकल स्टेट का मतलब होता है जब कोई कठिन जटिल समस्या में, नहीं, मैं अनसर्टेन हूं, करना है कि नहीं करना है। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। टू बी अनसर्टेन रहना कि पता नहीं ये टू बी इन माइंड, टू माइंड्स में ये होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही हैं चीजें? बिल्कुल क्लियर बैठ रही हैं? बिल्कुल। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फर्स्ट स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं अलंकार, जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये है ना। तो ये तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा नहीं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जो इंसान बोलने में माहिर होता है। गिफ्ट मतलब उपहार मिला है, गैप मतलब गप गप करने का, गप गप गप्पे मारने का, जिससे गप्पे मारने का अगर गिफ्ट मिला है। गप्पे मारना मतलब बोलने का, गप्पे मारना मतलब, आप गप्पे मारना मतलब, कपिल शर्मा के सब लोग क्या कहते हैं कि सर जो आप करते हो ना, जो आप करते हो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है किसी को हंसाना।
सबसे डिफिकल्ट। एक्टिंग करना बहुत आसान है, आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आइए, लेकिन आप हंसा नहीं सकते, और वो भी 1 घंटे तक। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, तो उन्हें क्या है, वो गिफ्ट ऑफ द गैप है, उन्हें बोलने में माहिर है। योगी बोलने में माहिर है, ये अगर किसी से 10 मिनट बात कर लें तो वो आदमी भले ही वो कुछ बोले, लेकिन तारीफ करके जाता है कि नहीं यार, बोलने का इंसान बोलने में माहिर है, तो उसी को बोला जाता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट स्पीच तो होता है मेडन स्पीच, ये तो मेडन स्पीच होता है। जब पहला भाषण हम लोग कहीं देते हैं, पहला भाषण जो होता है उसको बोला जाता है मेडन स्पीच, पहला भाषण। पहले भाषण के लिए इस इडियम्स को यूज किया जाता है। गिफ्ट ऑफ द गैप, तो बोलने में माहिर, पहला इसका करेक्ट आंसर है। गेट इनटू अ स्क्रैप, गेट इनटू अ स्क्रैप, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या जाना चाहिए गेट इनटू अ स्क्रैप का। स्क्रैप अभी भी आया था, स्क्रैप मैंने देखो यहां पे क्या आया था, गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप स्क्रैप, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थ्रू थिक एंड थिन by this bad iron, prime the pump, नहीं मिल रहा। चलो, गेट इनटू ए स्क्रैप, स्क्रैप वैसे आया था, अगर आप वीडियो को देखोगे, मेरे को अभी अभी हमने पढ़ा था, गेट इनटू स्क्रैप का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में पड़ जाना। किस में पड़ जाना? किसी समस्या में पड़ जाना। स्क्रैप, समस्या में पड़ गए। गेट इनटू मतलब प्रवेश कर जाना। स्क्रैप, सर क्या हो गया सर, ये तो पूरा बर्बाद हो गया, कहते हैं ना सब गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कब होता है? जब स्क्रैप। तो गेट इनटू इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। अगला है ये एक ईडियम्स देखो बच्चे, ये बड़ा अजीब टाइप का ईडियम्स आया था। शी इज एन ऑफुल बोर, शी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन सैक्सोफोन। ब्लोइंग, अब ये एक ईडियम्स था, ब्लो हर। अब देखो आपको ये वाली क्लास लेने से बेनिफिट क्या मिल गया। ये एक फ्लिंग द ब्लैंक्स वाला मतलब एक ईडियम्स था, ये एक ईडियम्स है, ब्लो हर ओन डेड डेड डैश। ये चारों इंक्लूडिंग दिस वर्ड सैक्सोफोन, फ्लूट, लायर, ट्रम्पेट, वायलिन, ये चारों पांचों ये हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये सब की सब क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इस वाली ईडियम्स में बताइए क्या ये सैक्सोफोन वर्ड ठीक है या फ्लूट होगा, या यहां पर ब्लो हर ओन सैक्सोफोन, फ्लूट, लायर, ट्रम्पेट और वायलिन। तो ब्लो हर ओन ट्रम्पेट होता है, अपनी शेखी बखारना। ब्लो ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही शेखी बखारना, अपनी शेखी बखारना, शेखी दिखाना। मतलब अपने बारे में बोलते रहना, अपने बारे में। वायलिन जानते ही हो, मोहब्बत मूवी वाला। लायर और फ्लूट, फ्लूट बांसुरी। ट्रम्पेट और लायर, लायर भी एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। गूगल पे डालोगे तो इन सबकी पिक्चर आपके सामने बनकर आ जाएगी। वायलिन का मतलब होता है वो गिटार टाइप का सा जो होता है, नारंग सारंगी होता है। लायर भी होता है। ट्रम्पेट भी एक मतलब जो ट्रम्पेट होता है ना, भोंपू सा बजाया जाता है, जिसका थोड़ा सा मुंह, बच्चों के आपने देखा होगा ट्रम्पेट जो होते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्लो हर ओन ट्रम्पेट। तो ईडियम्स का तरीका देख रहे हो एग्जाम में कैसे बदल रहा है, और ये सब सीजीएल के हैं और लेटेस्ट है। मैंने आपको बता दी, इससे लेटेस्ट अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया। अभी तक के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन का तरीका देखिए, हर एक ईडियम्स पर ध्यान दीजिए, वो क्या है, क्या बना रहा है। तो ब्लो वन ओन ट्रम्पेट, ठीक है। अगला वर्ड है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन। जल्दी से देखिए, मैं हट जाता हूं, ये भी एक ईडियम सा आया था आपके सामने। देखिए, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन में इसका मतलब होता है फोर्थ वाला। मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा क्योंकि चार को पढ़ने कोई मतलब नहीं है, बड़े हैं। बिहेव, ऐसा बिहेव करना एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। ऐसा बिहेव करना
जैसे कि जो हुआ है वो इतना बदतर हुआ है जैसे रियली जैसा कि वास्तव में था। मतलब कोई कोई बात का इतना बतंगड़ बना देगा कि यार इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी, जितना बात का बड़ा बतंगड़ इन्होंने इतना बात को ऐसे बिहेव कर दिया कि भाई साहब मुझसे आज कौन सा क्राइम हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस काम के लिए अगर मैं कुंभ भी ना लूं अगर इलाहाबाद वाला, तो शायद मेरे अब ये पाप धुलेंगे नहीं कभी भी, अगर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है। कभी कभी आपको कोई कोई ऐसा बिहेव करवाएगा कि मानो कि कोई इतना बड़ा मुझसे पाप हो गया है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी गाड़ी ले जाओ और गाड़ी उसकी गिर जाए, उसका एक इंडिकेटर टूट जाए, तो भाई साहब वो आपसे पीछे इतना पड़ गया, यार तूने गाड़ी में नुकसान कर दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पापा क्या कहेंगे इसलिए मैं गाड़ी नहीं देता हूं। अरे भैया 60 रुपए का डलेगा, 100 रुपए का डलेगा, या डल वाले इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश क्यों कर रहा है। तो ऐसी लोगों को बोला जाता है मेक समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन, मतलब उसके अनुपात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देंगे कि ये पता नहीं कौन सी बात यहां पर ये कर रहे हैं कि जिससे कि ये समझ में ना आए बिल्कुल भी। टू गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स का मतलब होता है बच्चे बर्बाद हो जाना। क्या हो जाना? टू बिकम वर्ड्स, बर्बाद हो गई, कुत्ते बन गई। गो टू डॉग्स, बर्बाद हो जाना। टू स्टैंड ऑन गार्ड नहीं होगा। टू विन सपोर्ट, टू विन अ रेस नहीं होगा। खत्म, बर्बाद हो जाना, बर्बाद, बर्बाद होना, बर्बाद होने को बोलते हैं गो टू डॉग्स। क्या बोलते हैं? गो टू डॉग्स बोलते हैं। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। पेपर दिया, प्री दिया, मेंस दिया, डिस्क्रिप्टिव लिखा, सब लिखा, नहीं हो पाया, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। क्या करो भाई साहब? फिर से स्टार्ट करो, फिर से प्री दो, फिर से मेंस दो। तो स्टार्ट ओवर, फिर से शुरुआत करना। तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमारे साथ सबसे बड़ा एग्जाम का यही है कि अगर एक बार रह जाते हैं तो हमें बिल्कुल शुरुआत से ही, बिल्कुल जहां से हमने खत्म करा था वहीं से हमें इस चीजों को लेकर चलना पड़ता है। ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ता है, फिर से उसी जगह पर हमें जाना पड़ता है। ऑन द बॉल, doing a job a slow and incorrect manner, doing a job in a quick and competent manner, playing with a ball, exercising using a ball। ये तो कंफर्म हो गया, ये दो तो नहीं होंगे, ये दो तो नहीं होंगे। फिर बताइए कौन सा होगा? ऑन द बॉल, ऑन द बॉल क्या होगा? देखो, डूइंग अ जॉब इन अ स्लो और क्विक, बस यही फर्क है, बाकी तो अच्छा इनकरेक्ट और कॉम्पिटेंट मैनर। तो ऑन द बॉल का मतलब होता है सेकंड। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? डूइंग अ जॉब इन अ क्विक, जल्दी करिए, और इन कॉम्पिटेंट मैनर मतलब योग्य, अच्छे तरीके से उस जॉब को करिए, कॉम्पिटेंट मैनर में करिए। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने किए का परिणाम भुगतना। सर पढ़े नहीं, सर उम्र थी, बहुत समझाया था, यूट्यूब पे आलोक सर ने इतना समझाया पढ़ लो पढ़ लो, घर वालों ने इतना समझाया पढ़ लो, घर सब ने समझाया, लेकिन नहीं पढ़े। अब जब टाइम निकल गया, समय निकल गया, उम्र निकल गई, अब रियलाइज हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है भाई साहब अब क्या होता है, अब तो आपको अपने कामों को भुगतना पड़ेगा। आपको तो अब अपने तो फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना, बुरे परिणाम भुगतना। अब तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो भाई साहब, अब तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, और वो भी बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते, याद रखना। परिणाम जो निकल कर आते हैं ये बुरे होते हैं। स्ट्रिप अप अ हॉर्नेट नेस्ट, हॉर्नेस्ट होता है जो येलो कलर वाली ततैया होती है ना, ततैया जो बिल्कुल बोलते हैं वो बर्र बोलते हैं, जैसे हमारी भाषा में बर्र ततैया, जैसे जिस क्षेत्र के हो आपके अब क्षेत्र में, तो स्टिल उसको कुरेद रहे हो, मतलब उसको कुरेद, भाई साहब काहे के लिए फालतू में पंगे ले रहे हो, ट्रबल परेशानी में जा रहे हो। तो प्रोवोक ट्रबल, किसी को और परेशानी में लेकर आना, प्रोवोक अ ट्रबल। अब समझ में आ गया, याद रहेगा। इट इज अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम्स होता है, इसका ईडियम्स का मतलब होता है जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, तब उस ईडियम्स का हम लोग यूज करते हैं। इट इज रेनिंग वेरी
हैविली, ये सुना हुआ है, बहुत कॉमन है। तो बच्चों मैंने आज आपके सामने 30 ईडियम्स कराए और होप सो आपको मैंने सारे ईडियम्स याद करा दिए हैं। पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो मैं बहुत सारे भी सकता था, मैंने आपको याद करा दिए हैं। और ये अभी तक के सारे लेटेस्ट ईडियम्स आपके सामने हैं जो अभी सीजीएल ने अभी लास्ट मंथ में जो एग्जाम हुए उसी के हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके मुझे बड़े वैल्यूबल और बड़े प्यारे कमेंट्स का वेट रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलो बच्चे, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद बच्चों।